बातचीत करने जा रहे हैं अपने महारथी वाले सेगमेंट के अंदर आज एक बड़ी खास मेहमान से, और दिन भी बहुत बढ़िया है बातचीत करने का, और साथ ही टॉपिक भी बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी भी काफ़ी पारखी नज़र है इस चीज़ को लेकर। एडलवाइस म्यूचुअल फंड के CIO त्रिदीप भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। त्रिदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज मैं जैसे शुरुआत में भी कह रहा था कि दिन भी अच्छा है और आप मेहमान हमारे बहुत ही अच्छे हैं जिनसे बातचीत करके काफ़ी इंसाइट्स मिलते हैं। सर, मैं एक बर्निंग टॉपिक या फिर एक ऐसे इशू के साथ शुरू करना चाहता हूं जिस पे आपकी भी नज़र होगी और काफ़ी क्लोजली आप भी वॉच कर रहे होंगे। वो है मिड कैप और स्मॉल कैप में जो फॉल हुआ, उसके बाद रेगुलेटर की एंट्री हुई, या मैं बोलूँगा पहले रेगुलेटर की एंट्री हुई बाद में फॉल हुआ, जैसे भी हुआ। तो इस पे पूरे घटनाक्रम पे आपका क्या मानना है? क्या वास्तव में मिड कैप और स्मॉल कैप में फ्रॉड था और रेगुलेटर के आने से या उनकी बातें रखने से और फ्रॉड छट गया, ऐसा कुछ आपको लगता है? अन्ना, पहली बात तो धन्यवाद मुझे आपके बहुत ही फेमस शो में इनवाइट करने के लिए। मैं ये कहूँगा कि देखिए, ओवरऑल अगर आप मिड और स्मॉल कैप की रैली देखें जो करीबन पिछले साल मार्च अप्रैल मई से शुरू हुई, और काफी अच्छा रिटर्न हम लोग को देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप हमारा मल्टी कैप फंड जो कि सितंबर में आया वहां से देखें तो वही 35% अप है। सो बाकी मिड और स्मॉल कैप्स तो और भी अच्छा उसमें ओवरऑल सेगमेंट में किए हैं। इसके इसके सामने एक करेक्शन जरूरी था, और जब करेक्शन होना होता है तो उसका कोई एक कारण देखने को मिलता है। वो कारण कभी रेगुलेटर हो सकता है, कभी उसका कारण कोई ग्लोबल इवेंट हो सकता है, कभी कोई इंडिया में ही इवेंट के उसमें होता है। तो हम लोग इवेंट को ना फोकस करते हुए अगर हम रैली को देखें और ये देखना चाहें कि क्या इरेशनल एक्सुबरेंस था, तो मेरा मानना यह है कि मिड और स्मॉल कैप में सम पॉकेट्स, कुछ इलाकों में इरेशनल एक्सुबरेंस, जिसको हम कहेंगे कि थोड़ा सा फ्रॉड कह लीजिए या इरेशनल एक्सुबरेंस कह लीजिए, वो था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिड और स्मॉल कैप इज बेसिकली रॉन्ग प्लेस टू बी। ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये दूसरे स्टेटमेंट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि देखिए, लार्ज कैप में वैल्यूएशन फेवरेबल है, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी आ रही है पिछले 1-2 सालों में। सो इन दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। स्टॉक पिकिंग को जो है थोड़ा बैलेंस तरीके से करना चाहिए, एज अपोज टू बीइंग टू हेवी ऑन मिड और स्मॉल कैप और वन सेगमेंट, और पूरा इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक मच वांटेड करेक्शन कह लीजिए। तो मैं देख रहा था कि फ्रॉम पीक मिड एंड स्मॉल कैप्स हैव करेक्टेड अबाउट 10-12%। आई एम टॉकिंग द इंडेक्स, इंडिविजुअल स्टॉक शायद ज्यादा भी करेक्ट हुए हों, बट इसको मैं देखता हूँ एक हेल्दी करेक्शन की तरीके से। जैसे जब ये करेक्शन हो रहा था, हम लोगों ने हमारे, अगर आप फंड फ्लोज में देखें तो नेट वी वेर बायर्स। सो कुछ जगहों पे जहां पे कुछ शेयर ज्यादा गिर गए, वी वर एबल टू बाय लिटिल मोर, जो पहले काफी भाग गए थे। सो इसलिए मैं इसको हेल्दी करेक्शन की तरफ से देखता हूँ। इसमें जो करेक्शन हो रहा है वो फिलहाल हेल्दी करेक्शन है। नमस्कार भट्टाचार्य जी। नमस्कार मिस्टर बाला, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। और मिस्टर बाला, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए आपकी कंपनी ने जो स्ट्रेस टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड है वो भी जारी किया, और ऐसा तो बिल्कुल दिख रहा है कि आप उस रिपोर्ट कार्ड, आपकी कंपनी उसमें अच्छी तरीके से पास होती हुई दिखी है। सबसे पहले उसके बारे में हमें बताइए, और साथ ही देखिए जो पूरा रेगुलेटरी का एक्शन देखने को मिला, उससे क्या एक सेंटिमेंटल हिट आते हुए देख रहे हैं आप लोग? क्योंकि पिछले 12 से 14 महीने में हम लगातार देख रहे थे कि स्मॉल कैप और मिड कैप्स में जो फंड्स का इन्फ्यूजन था, SIP का जो पार्टिसिपेशन था, वो काफ़ी मजबूत था। तो क्या इस महीने में थोड़ा सा हिट है, और आने वाले समय में आपको क्या लगता है किस तरीके के इन्फ्लोज रहेंगे? पहले बार देखिए, अपना फंड के बारे में अगर स्मॉल मिड कैप का जब बताना है, we have about the number comes of course much better than maybe you can take the average number of the industry. The way I think जो internally जो मैनेज हम लोग करते हैं, that पोर्टफोलियो मैनेजर्स का जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने का टाइम, जो रिस्क समझ के जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, वैल्यूएशन के हिसाब से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना है, जो फ्लोज के हिसाब से भी उनको भी जो डिसीजन लेना है, आई थिंक सब मिलके जो मॉनिटर हम लोग इंटरनली करते हैं। देयरफॉर जो नंबर्स आज वाले साल म्यूचुअल फंड का जो स्मॉल मिड कैप नंबर आया है, इट्स ऑफ कोर्स इट पास द टेस्ट कंप्लीटली। बट ये भी कहना चाहता हूँ एक्चुअली दैट वेयर द नंबर्स आर हायर, वी मस्ट आल्सो गिव क्रेडिट टू देम। जो एक्स्ट्रा रिस्क लेके उनको जो पोर्टफोलियो बनाया होगा, उसका रिटर्न में भी देखेगा एक्चुअली।
Therefore, it has to be looked at risk and return दोनों साथ में देखना पड़ेगा. Then only I think you will be able to come to a judgment in terms of investors को कितना फायदा भी हुआ और रिस्क लेने के बाद भी. But from a industry point of view, जो हिसाब से of course त्रिदीप भी अपना कमेटी में दोनों सब मिलके ये जो फॉर्मेट जो बनाया था, this is nothing but understanding where the market is heading. एंड किधर रिस्क शायद बढ़ते जाते हैं गिवन द फैक्ट एज द प्राइस राइज हैपेंस मार्केट का अगर प्राइस से ज्यादा आ गया है डेफिनेटली उनका वैल्यूएशन का इम्पैक्ट आ सकता है, लिक्विडिटी इम्पैक्ट आ सकता है, ओनरशिप के हिसाब से इम्पैक्ट आ सकता है. म्यूचुअल फंड इज नॉट द ओनली लोनर इन दिस. पूरा HNI से लेके PMS से लेके AF से लेके पार्टिसिपेंट होते हैं, बट म्यूचुअल फंड का जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है एक्चुअली गिवन द फैक्ट फिड्यूशियरी रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा है. सेकेंडरी रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा जो मुझमें आ रहा है बहुत बढ़िया आ रहा है लास्ट 2 साल से. सो देयरफॉर कीपिंग दिस इन माइंड रिस्क किधर अक्यूमुलेट होते हैं उसको समझ के सो इसका सब क्या डिस्क्लोजर कर सकता है. दिस व्हाट समथिंग हैज बीन अ पार्ट ऑफ डिबेट एंड इन फैक्ट आई मस्ट टेक प्राइड एंड म्यूचुअल इंडस्ट्रीज में हमेशा रिस्क समझ के जो एडवांस इंफॉर्मेशन दे देते हैं. दिस इज समथिंग समटाइम्स आई आल्सो वंडर वी गिव ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, वो भी हम लोग कभी कभी कर लेते हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर्स और डिसीजन मेकर्स जो है उनको जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए इतना नंबर दे देते हैं वो दे देते हैं. बट एक थिंग दैट वी कीप हार्पिंग ऑल द टाइम इज एक्चुअली स्मॉल एंड मिड कैप में जो रिस्ट्रिक्शन नॉट रिस्ट्रिक्शन नहीं है दैट डिस्क्लोजर जो आया है दैट डजंट मीन दैट रिस्क बहुत ज्यादा है देयरफॉर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन इज लॉन्ग टर्म. ये स्मॉल एंड मिड कैप में अगर कोई भी अगर निफ्टी में आया 1 साल के लिए 2 साल के लिए आया तो मेरे हिसाब से स्मॉल एंड मिड कैप का डबल होना चाहिए नंबर पीरियड. 5 साल का डालना चाहिए, 7 साल डालना चाहिए. अगर 5-7 साल डालेंगे या वॉलेटिलिटी जो हिसाब से आज के दिन पे जो वरी जो है, बट दैट ऑलवेज रिमेन एज वरी इन एवरी मार्केट रिमेन एज वरी एज लॉन्ग एज इन्वेस्टमेंट टाइम इज अ लॉन्गर टर्म. मेरे हिसाब से वरी वी शुड नॉट पे टू मच अटेंशन ऑन दिस वरी गिवन द फैक्ट लॉन्गर टर्म में इक्विटी मार्केट हमेशा एक्चुअली अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि द मल्टीप्लायर इफेक्ट इज क्वाइट लार्ज. बालाजी और त्रिदीप जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया. नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ मैं. त्रिदीप, सवाल अगला आपसे होगा. आप ये बताइए कि जो भी दिशा निर्देश मिले थे एमफी की तरफ से, तो आप फ्लोज को नियंत्रित करने के लिए किस तरह के मेजर्स आप उठा रहे हैं? और दूसरी चीज़, अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में देखें तो ये जो करेक्शन, वैल्यू करेक्शन हो रहा है, प्राइस करेक्शन जो हो रहा है, क्या इसके बाद कहीं कुछ वैल्यूएशन आपको आकर्षक लग रहे हैं या फिर आपका रुझान अभी लार्ज कैप की तरफ ही है? पहली बात तो ये कि ये जो रेगुलेटर की तरफ से डायरेक्शंस आए हैं, जैसे बालाजी कह रहे थे कि उससे पहले हम लोगों से कंसल्टेशन किया गया, दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. जहां पे भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, हमने देखा है कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, जहां पर भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है वहां पे लोगों का निवेश करने का जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ा है. तो आई वुडंट बी सरप्राइज कि इसके बाद SIP नंबर्स और जो फ्लोज हैं ओवरऑल टुवर्ड्स म्यूचुअल फंड वो इंक्रीज होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और जो इन्होंने बताया है कि फ्रॉम अ रिस्क स्टैंड पॉइंट कहाँ रिस्क बैठता है वो जानना जरूरी है. तो जैसे हमारे फंड्स के आप फ्लैश कर रहे हैं, ओवरऑल 50% ऑफ द मिड कैप पोर्टफोलियो को हम ऑफलोड कर सकते हैं 2 डेज में. सो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम एन इन्वेस्टर स्टैंड पॉइंट जब वो इन्वेस्ट करना चाहें इवन विद ए लॉन्ग टर्म आउटलुक, निकालने में दिक्कत नहीं होगी और कभी उनको जो रिटर्न ऑफ कैपिटल है वो आने में कोई तकलीफ नहीं होगी. और ये केवल मेरा ही नहीं, अगर आप पूरे इंडस्ट्री में बाकी सबका भी देखें तो बहुत से फंड्स ऐसे हैं जिनका भी नंबर्स बेहतर आए हैं. तो ये पहली बात. तो ये दिस शुड बॉल्स्टर कॉन्फिडेंस फॉर रिटेल इन्वेस्टर कि मिड और स्मॉल कैप में अगर हम पैसे लगाएं और कभी निकालने की जरूरत पड़े तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है. ये पहली बात. दूसरा, आपने पूछा कि ये मार्केट करेक्शन में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पे कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं कि नहीं. सो पर्टिकुलरली हमारे कुछ जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स हैं जहां पे हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा मैक्रो इम्पैक्ट के वजह से करेक्शन देखने को मिला ऑन एन एवरेज अबाउट 5 to 10%, वहां पे हमने थोड़ा सा डेवलप किया है. नए शेयर्स की तरफ अभी भी हमने रुख नहीं किया है क्योंकि वहां पे मुझे लगता है कि अभी भी शायद थोड़ा और करेक्शन अगर हो तो प्राइसेस शायद बेहतर मिल सकते हैं. बट यस, कुछ हमारे जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स हैं वहां हमने जरूर डेवलप किया है ऑन अ बॉटम अप बेसिस इन दिस करेक्शन. क्योंकि फंडामेंटली अगर आप पिछले रिजल्ट सीजन में नतीजे देखें तो आप पाइएगा कि जो ऑन एन एवरेज अर्निंग्स एस्टिमेट है मार्केट का,
that has gone up by about 2%. मतलब जो earnings delivery है for Indian companies, that is intact. सबसे बड़ा confidence की बात वो है कि आप मिड और स्मॉल कैप में अगर आप देख लें, ऐसा नहीं है कि काफी नतीजे खराब आए हैं, नतीजे और नेट बैलेंस एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए हैं। तो ये करेक्शन को उस अर्निंग्स एस्टिमेट के मद्देनजर अगर हम देखें तो सम ऑफ द एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स में अच्छा मौका मिला है ऐड करने के लिए, और ये जरूरी भी था। ठीक है बाला सर, एक सवाल आपसे होगा और बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। कई बार हम कैटेगराइजेशन की अगर बात करते हैं कि कौन सी कंपनी मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, हम सीधे सीधे एक मैट्रिक्स डाल देते हैं कि ये मार्केट कैप है, इसके हिसाब से ये लार्ज कैप हो गया, ये मिड कैप हो गया। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम निवेश के फैसले जब लेते हैं तो अलग अलग सेक्टर के लिए, अलग अलग सेगमेंट के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो क्या निवेश के डिसीजंस लेते वक्त आप इस तरह से कुछ रणनीति बना रहे हैं या फिर फ्लैट सिर्फ एक क्राइटेरिया में डाल के सोच रहे हैं, और निवेशकों को, म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको आप किस तरह से गाइड करना चाहेंगे? आज के जो डेफिनेशन का देखें कैटेगराइजेशन स्कीम आने के बाद अपना मार्केट पे क्लियर डेफिनेशन जो आया है, द लार्ज कैप, जो टॉप 100 कंपनीज मार्केट कैप में जो स्टैक होते हैं, दैट कम्स द लार्ज कैप, नेक्स्ट 150 कंपनीज कम्स इन द मिड कैप, एंड देन रेस्ट ऑफ द कंपनीज कम इन द स्मॉल कैप। आई थिंक वेरी क्लियर डेफिनेशन देयर। आज के दिन में अगर देखते हैं 100 कंपनीज का शायद 55,000 करोड़ का मार्केट कैप होगा रफली, एंड देन 250 कंपनी का अगर देखते हैं द मार्केट कैप वुड बी रफली अबाउट 22,000 करोड़। देन उसका नीचे जो है स्मॉल कैप में आएंगे। आई थिंक दैट इज द वे आई सी दिस नंबर ऑफ कोर्स हमेशा आपको चेंज होते जाएंगे। दिस वाज डिफाइंड, दिस डिजाइंड व्हेन द मार्केट कैप वाज अबाउट $2 ट्रिलियन। सो आज के दिन में इज अबाउट $4.5 ट्रिलियन का हो गया। So from a निवेश पॉइंट ऑफ व्यू, I think the way it always works in the long term, अगर इतना कंपनी छोटा रहते हैं, उनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया रहते हैं, लार्ज कैप कंपनी से प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा आते हैं, उसके हिसाब से अनलॉकिंग वैल्यू भी होते हैं। इसके लिए स्मॉल मिड कैप का रिटर्न भी ज्यादा आते हैं, बिकॉज उनको अर्निंग्स पोटेंशियल भी ज्यादा है और वैल्यू अनलॉकिंग उसमें ज्यादा मिलते हैं। कभी कभी एस्पिरेशन के हिसाब से मिड कैप कंपनी बिकम लार्ज कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी बिकम मिड कैप कंपनीज, हमेशा ऐसी ये जर्नी चलते रहते हैं। Therefore, investors point of view, जो निवेश करने के टाइम we always advocate asset allocation। आपका ऐसा नहीं है that हर चीज आपको लार्ज कैप में डाल के बैठना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है that आप पूरा स्मॉल कैप में रिटर्न बहुत बढ़िया आ रहा है करके स्मॉल कैप में डाल के बैठना चाहिए, वो भी नहीं है। बट वी हैव टू गो विद द asset allocation fund। आज के दिन म्यूचुअल फंड में मल्टी कैप फंड भी आया एक्चुअली, which invest in across these 3 categories, and even balance advantage fund is there, again invest in market जिस हिसाब से जो मूवमेंट जो होते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से उसमें एडजस्ट करते रहते हैं। There are many choices are there, but ultimately what will remain key for the investor's point of view is the asset allocation. That remain as a key. Allocation is the key, but इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और साथ ही हमारे सभी दर्शकों को गाइड करने के लिए कि आने वाले समय में कैसे अपनी रणनीति बनाएं और किस तरीके से निवेश की स्ट्रैटेजी अपनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। पर